सियाचिन, दुनिया का बुलंद तरीन मैदान जंग, जिसकी बुलंदी तकरीबन 22,000 फीट है। ये महज 1984 में उस वक्त खुला जब भारत ने ग्लेशियर पर कब्जा करने की कोशिश की। दुश्मन कोशिश को नाकाम बनाने के लिए पाक शाहीनों ने हर वार का भरपूर जवाब दिया। ताहम 2003 से सियाचिन ग्लेशियर पर जंग बंदी है, लेकिन सियाचिन पर दुश्मन से भी बड़ा एक दुश्मन है। वो है यहाँ का शदीद तरीन मौसम। यहाँ सर्दियों में दर्जा हरारत -40 से -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, जो मामूली सी बेएहतियाती से जानलेवा हो सकता है। और इसीलिए सियाचिन के महाज पर अपनी जान देने वाले 1260 जवानों में से 64% की शहादत शदीद मौसम और दुश्वार गुजार इलाके की वजह से हुई। अज़्मो हिम्मत के पैकर इन जवानों को खराजे तहसीन पेश करने के लिए आज हम सियाचिन में मौजूद हैं। ये है सियाचिन, दुनिया का बुलंद तरीन मैदान जंग, जहां दुश्मन से बड़ा भी एक दुश्मन है, और वो है यहाँ का मौसम। यहाँ पे पहुंचना कोई आसान बात नहीं है। हम कैसे यहाँ तक पहुंचे वो तो आपको दिखाएंगे ही, लेकिन पाक फौज के जवान यहाँ पे कैसे रहते हैं वो दिखाना सबसे ज्यादा जरूरी है। जिस्मानी ताकत, ज़हनी ताकत और इसके साथ साथ जज्बा चाहिए, और वो जज्बा आता है पाकिस्तान के इस झंडे से। यहाँ पे हर जवान अपनी जान देने के लिए तैयार है इस झंडे के लिए, ताकि पाकिस्तान की जमीन सलामत रहे, पाकिस्तान के शहरी महफूज रहे। सियाचिन रवानगी से कबल हमारी टीम को इस महाजे जंग के बारे में मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई, जिसमें सख्त तरीन मौसम, ऊंची चोटियों पर ऑक्सीजन की कमी, जानलेवा रास्तों पर चलने और मुख्तलिफ चैलेंजेस से खुद को महफूज रखने के बारे में आगाह किया गया। फ्रॉस्ट बाइट के खतरे का सुनकर खौफ तो जरूर हुआ, लेकिन फौजी जवानों का जज्बा देखकर हम भी जोश में आ गए और सियाचिन की चोटियों तक पहुंचने की ठान ली। सियाचिन ग्लेशियर्स पहुंचना इतना आसान नहीं है। एक तो लंबी ड्राइव और इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होना जरूरी है, जो कि हमारा भी होगा, हमारी पूरी टीम का होगा। उस मेडिकल टेस्ट को पास किए बगैर आपको इजाजत नहीं मिलती कि आप सियाचिन के ग्लेशियर्स पे जाएं। और यहाँ पे बात करते हैं हम कर्नल मुबश्शिर साहब से, जो कि यहाँ पे कमांडर हैं। कर्नल मुबश्शिर साहब, ये तो बताएं कि ये रिक्वायरमेंट जो आपने रखी है और हमारी टीम के लिए भी रख दी है कि हमें मेडिकल फिटनेस टेस्ट जो है वो पास करना है, क्यों? द मोमेंट आप हाइट्स पे आते हैं तो बॉडी का रिस्पॉन्स सडनली चेंज होता है, ब्लड प्रेशर की वेरिएशंस आती हैं, सांस की तकलीफ आती है, दिल की धड़कन कर्नल साहब, आप तो हमें पहले ही डरा रहे हैं जाने से। अभी भी हम 11,000 फीट की बुलंदी पर हैं इस वक्त गोमा में, और ये भी काफी ऊंचा है। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि सांस लेना उतना इजी नहीं है जितना एक मेरे ख्याल से सी लेवल पर होता है। जी बिल्कुल, मैं यही आपको बता रहा था। मकसद आपको डराना नहीं है। हम लोग यहाँ पे हैं, हमारा मकसद यही है कि हमारे जो सोल्जर्स हैं हम उनको ट्रीट करें, उनको तैयार करें, और तैयार करके अपने मुल्क के दिफा के लिए हम आगे रवाना करें। सही। अभी हमारा भी मेडिकल टेस्ट होगा, और किस किस्म के टेस्ट होंगे ये बता दें। आप लोगों का पहले वाइटल साइंस किए जाएंगे, जिसमें ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, उसके बाद आपके सांस, चेस्ट एग्जामिनेशन, एक्सरे, ईसीजी और बुनियादी ब्लड टेस्ट हम करेंगे। ये पूरा एक फिटनेस टेस्ट है जिससे हमें गुजरना पड़ेगा। जस्ट इन केस खुदा ना खास्ता हम अगर फेल हो जाते हैं, हम में से कोई एक, तो फिर हम नहीं जा सकते इसका मतलब ऊपर। उसमें फिर ये होगा कि जो बेसिक पैरामीटर्स पूरे नहीं कर रहा होगा, हमारी एडवाइस ये होगी कि वो आगे नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें उसकी जान को खतरा हो सकता है। अब हम अंदर चलेंगे, और जैसे कि कर्नल मुबश्शिर साहब ने हमें बताया हमारा मेडिकल टेस्ट होगा, तो आइए देखते हैं उस मेडिकल टेस्ट को हम क्लियर कर पाते हैं या नहीं। कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल में 50 बेड हैं, जहां सियाचिन पर तैनात फौजी जवानों के अलावा देहातियों के लिए भी इलाज की सहूलियात फराम की जाती हैं। ये हॉस्पिटल सिर्फ जो सोल्जर्स हैं जो सियाचिन जाते हैं उनके लिए है, या दूसरे लोग भी इस्तेमाल करते हैं इसको? जी नहीं, ये जितनी हमारी जो सियाचिन के जो ऊपर के गांव हैं, जैसे गोमा विलेज है, नीचे डैंसम है, मंदक है, ये सारे विलेजेस की क्लाइंटेल सारी हम लोग यहाँ पे थ्रू आर्मी फ्री ऑफ कॉस्ट इनको ट्रीट करते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं? जी, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट करते हैं। अस्पताल में दीगर सहूलियात के अलावा आईसीयू, लेबोरेटरी और डेंटल सर्जन रूम भी हैं। अब हम जा रहे हैं हमारे मेडिकल टेस्ट के लिए, और जैसे मैंने पहले बताया था ये मेडिकल टेस्ट ज़रूरी है। अगर हमने पास नहीं किया तो इतनी जो मेहनत की हमने यहाँ तक पहुँचने के लिए गोमा, तो हम यहाँ से आगे नहीं जा सकेंगे। कर्नल मुबश्शिर साहब ने हमें ब्रीफ किया था। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। ये जो मेडिकल स्पेशलिस्ट है मेजर वसीम राजा, ही विल बी दी डिसाइडिंग अथॉरिटी
तो आप ये बताइए कि इस हाइट पे जब आए हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही किसी किस्म की? हाँ, यहाँ पे क्योंकि मुझे बताया था गोमा भी जो है 11,000 फीट की बुलंदी पे है और यहाँ पे जो सांस लेना इतना आसान नहीं है। जैसे नीचे बड़ी आराम से आप सांस ले रहे हो, तो यहाँ पे आपको कभी कभी एफर्ट करनी पड़ती है। ये प्रॉब्लम आ रहा है, थोड़ा सा सर भी भारी हो गया था। और जब हमें ब्रीफिंग दी गई थी तो बताया था कि नॉर्मली 8,000 फीट के बाद जो है आपको एक नाइट स्टे करना पड़ता है, फिर 1,000 फीट आप और हाइट पे जाते हैं। तो आई गेस हमारा एक फास्ट ट्रैक था, क्योंकि हम इतने विजिट टाइम के लिए नहीं आए, तो वो प्रॉब्लम्स आ रहे थे, बेसिक प्रॉब्लम्स थे। तो आपने रात यहाँ पे गुजारी, नींद कैसी थी आपकी? नींद ठीक थी? हाँ, लेकिन वैसी नहीं थी जैसे मेरे ख्याल से होती है, थोड़ा सा। नॉर्मली इसकी रीज़न एक ही है कि आपको ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा कम होता है यहाँ पे एज कम्पेयर टू आप सी लेवल पे देखें तो उससे ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, इसीलिए आपको थोड़ा सा वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रहती है, सर भी हैवी रहता है। और अभी हम आपका एग्जामिनेशन करते हैं। तो फिट हूँ मैं ऊपर जाने के लिए। मेडिकल टेस्ट क्लियर हो गए मेरे साथ। आपके टेस्ट भी क्लियर, आपका मुआयना भी नॉर्मल है आप ऊपर जाने के लिए। थैंक यू वेरी मच मेजर वसीम। CMH में हमारा मेडिकल हो गया है और कर्नल मुबश्शिर साहब, वी आर रेडी टू गो नाउ। Yes, you are fit to go, and I wish you all the best at the highest battlefield of the world, and I wish you a successful and healthy stay over there. थैंक यू वेरी मच मुबश्शिर, थैंक यू वेरी मच। तो एक्साइटिंग पार्ट जो है अब शुरू होगा। हमने जो है अपना मेडिकल टेस्ट था, जो एक इम्पॉर्टेंट मरहला था, वो अबूर कर लिया है और हमारी टीम ने भी अबूर कर लिया है। तो जो एक्साइटिंग पार्ट है अब सियाचिन ग्लेशियर्स जाने का, वो शुरू होगा और हम आपको मुख्तलिफ जगह दिखाएंगे और ऐसी जगहों पे हम लेके जाएंगे जहां पर पहले मीडिया टीम्स नहीं पहुंची हैं। हम जा रहे हैं यहाँ पे ग्यारी की तरफ। तो ग्यारी के हवाले से आपको पता है कि 2012 अप्रैल में जो सानिया हुआ था, वहाँ पर बर्फ़ का तोदा जो है, जो बेस था, बटालियन कैंप था, बटालियन हेडक्वार्टर जो था फौज का, वहाँ पर वो बर्फ़ का तोदा गिरा था, जिससे जानी नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ था। 140 जो है उसमें अफराद शहीद हुए थे, ज़्यादातर उसमें से फ़ौजी थे, चंद जो उसमें सिविलियंस भी थे। बहुत मुश्किल काम था वहाँ से रेस्क्यू करना, जो डेड बॉडीज़ थी उनको वहाँ से निकालना। और बहुत सारे लोगों ने, जो बाहर से कंपनीज आई थी काम करने के लिए, उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए थे कि ये मुमकिन नहीं है, इसमें तो सालों साल लग जाएंगे। लेकिन पाक फ़ौज ने जो है दिन रात काम किया, दिन रात मेहनत की इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। और मुझे अच्छी तरह याद है उस वक्त के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, अशफाक परवेज़ कियानी साहब, उन्होंने ये कहा था कि अगर हमें इन पहाड़ों को खोदना भी पड़ा तो हम करेंगे। और हमने देखा था कि जो एफर्ट्स थी उसके बाद जो मेजॉरिटी बॉडीज़ थी वहाँ पे 134 के करीब उनको रिकवर कर लिया था। 5-6 ऐसे लोग थे जिनकी बॉडीज़ जो रिकवर नहीं हुई थी। तो ये एक बहुत ही मुश्किल टास्क थी जिसको 1.5 साल में जो है मुकम्मल किया गया। इस ग्यारी के मकाम पर अपने घरों से दूर पाक वतन की हिफाजत करने वाले जवान मट्टी के भारी तोदे के नीचे हमेशा के लिए सो गए। ये जगह हमें याद दिलाती है उन जवानों की जो मुल्क और कौम के लिए बेखतर दुश्मन और हालात से लड़ते हैं। शोहदा की यादगार पर हमने समा टेलीविजन की तरफ से फूलों की चादर चढ़ाई और शहीदों को खराजे अकीदत पेश किया। डिप्टी ब्रिगेड कमांडर कर्नल आमिर हमारे साथ मौजूद है, जो हमें बताएंगे बड़ा बहुत अफसोसनाक सानिया यहाँ पर हुआ था और आप लोगों ने ये मॉन्यूमेंट भी जो है यहाँ पर रखा है जो शोधा थे उनके हवाले से। थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे हमें इस हवाले से। ये सानिया ग्यारी जो है ये रात 6-7 अप्रैल 2012 को 2:30 बजे रात को हुआ था, जिसमें हमारे 140 जवान जो है जो एक बहुत बड़ी मैसिव एवलांच आई थी उसके नीचे दब गए थे। और जो इस वक्त हम खड़े हैं ये उन्हीं की याद में हमने ये एक यादगार बनाई है और इस पे आपने अभी सलाम भी हमने दिया है, रीथलेंग भी की है। अभी थोड़ा सा ये जो मोन्यूमेंट बनाया है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जी, ये सानिया ग्यारी की ये पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है, कब ये स्लाइड आई, इसमें कितने लोग थे, ये पूरी इनकी हिस्ट्री हमने रकम की हुई है। और ये हेडक्वार्टर दुनिया का दूसरा बड़ा सबसे ऊंचाई पे वाक़या था। और ये जब स्लाइड आई है तो उसमें सारे के सारे लोग बर्फ़ के नीचे दब गए थे। उस वक़्त जो कमांड कर रहे थे इस सेक्टर को लेफ्टिनेंट कर्नल तनवीर अल हसन थे और उनकी बेटी ने ये एक नज़म लिखी थी। ये नज़म के कुछ उन्वान हैं कि हम सर्द हवा के बासी हैं, शहीद भी हैं, गाजी भी हैं। और ये उस एक छोटी सी बच्ची के ये जज्बात हैं। अभी इधर हम चलते हैं,
ये जो 140 पूरे लोग थे, जिसमें 133 सोल्जर ऑफिसर्स जेसीओ थे और साथ जो सिविलियन स्टाफ होता है बार इस तरह के साथ वो थे, ये पूरे के पूरे उनके ये नाम लिखे हुए हैं। और ये जब भी हर साल हम इस सेरेमनी को सेलिब्रेट करते हैं और ये सारे जो सोल्जर हैं इनके नेक्स्ट ऑफ किन जो है, इनके लवाकिन जो है, इनकी जो बीवी हैं, इनके वालिद हैं, वालदा हैं, बेटे बेटियां वो इधर आते हैं और खराज तहसीन पेश करते हैं। ज़मीं मांगती है जो आसमां मानता है, रगों में जो ठहरा वही बह रहा है, सलाम उस पे जो इस ज़मीं पे मिटा है। मॉन्यूमेंट है, यादगार शोदा है, यहाँ पे हमने आपको बताया। अब ये सियाचिन का जो मौसम है ना, ये बहुत जल्दी बदलता है। जब हम आए थे तो यहाँ पे क्लियर था, स्काई भी क्लियर था, लेकिन अब आप देख सकते हैं गहरे बादल भी आ गए हैं, आहिस्ता आहिस्ता बारिश भी शुरू हो गई है। हमने आगे भी जाना है और ये बुलंदी इसकी 13,000 फीट है। इसकी जी 13,000 फीट इसकी बुलंदी है इस वक्त जो हम खड़े। जैसे जैसे हमने आपको बताया था हम ऊपर जाएंगे और हैजर्ड्स भी जो हैं उनका सामना भी हमें करना पड़ेगा, खास तौर पे जो ऑक्सीजन की कमी होती है वो भी बड़ा परेशान करती है। तो हम चलते हैं आगे और जो 11 सेक्टर का इलाका है वो थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। ठंड यहाँ पे बढ़ती जा रही है। जो लोग यहाँ पे ऑब्वियसली रहते हैं उनको तो थोड़ी सी आदत हो गई है, हमें बिल्कुल आदत नहीं है, इसलिए वो कह रहे हैं कि प्रोटेक्शन ज़रूरी है, वरना सेहत ख़राब होने के भी चांसेस हैं। और ये गूस विंग्स इसमें लगे हुए होते हैं जो कि आपको गर्म रखते हैं। तो इसलिए इस वक्त फ़िलहाल हमारी कोशिश है कि अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा वार्म रखें, गर्म रखें, ताकि हम एरिया कवर कर सकें। बीमार पड़ गए तो आगे नहीं जा सकेंगे, इसलिए ये लाजमी है कि हम अपनी प्रोटेक्शन ज़रूरी रखें। ग्यारह सेक्टर में जिस जगह पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ पे बटालियन हेडक्वार्टर हुआ करता था। जब स्लाइड आई तो यहाँ पे जितना इंफ्रास्ट्रक्चर था, और वो बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर था, 1.2 किलोमीटर इसकी विड्थ थी, वो सारा तबाह हो गया, इस मलबे के नीचे दब गया। लेकिन इससे बड़ा जो नुकसान हुआ था यहाँ पर, वो जाहिर सी बात है जो जानी नुकसान था। 140 अफराद यहाँ पर शहीद हुए थे। बाद में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ, उसकी तफसीलात भी आपको बताएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं मेरे इर्द गिर्द, और मैं आपको कैमरे के जरिए दिखाता हूँ, कितने बड़े बड़े पहाड़ और ग्लेशियर्स यहाँ पे मौजूद हैं। और ये स्लाइड नॉर्मली तो यहाँ पे आती रहती है, मार्च अप्रैल में ज़्यादा एवलांच आते हैं, स्लाइड्स होती हैं, लेकिन इतना बड़ा एवलांच, इतनी बड़ी स्लाइड पहले ना कभी देखी थी, ना उसके बाद कभी देखी गई है। इस इलाके पर मजीद ब्रीफ करेंगे हमें लेफ्टिनेंट कर्नल तुफैल साहब। तुफैल साहब ज़रा ब्रीफ करें, मैं बताएं कि क्या एग्जैक्टली हुआ था, कहाँ से ये स्लाइड आई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अगर आप अपने दाएं साइड पे ऊपर देखें तो ये एक पथरीली पहाड़ी आपको नज़र आ रही है। इस पहाड़ी के बैक साइड से यहाँ से ये स्लाइड स्टार्ट हुई थी, यहाँ से ओरिजिनेट हुई, और यहाँ से डिस्टेंस उसका बनता है 4.2 किलोमीटर। 4.2 किलोमीटर दूर से ये स्लाइड ओरिजिनेट हुई और यहाँ पे आके गिरी, और नीचे जो कंप्लीट बटालियन हेडक्वार्टर था वो इसके नीचे दब गया। इस बटालियन हेडक्वार्टर के अंदर उस वक्त 140 लोग मौजूद थे, और वो तमाम के तमाम इसमें नीचे दब गए। बाद में जो इतना वक्त भी नहीं होता जब ये एवलांच आता है कि इन्फॉर्म किया जा सके और लोग जो है वो मूव कर सके वहाँ से। जी ऐसे ये चंद सेकंड की बात होती है जब स्लाइड वहाँ से स्टार्ट होती है, और उसके स्लाइड के जो एक्चुअल मटेरियल है, सॉलिड मटेरियल आने से पहले उसके साथ जो एक हवा की वो बहुत तेज़ रफ्तार से हवा चलती है, वो तमाम चीज़ों को अपनी लपेट में ले लेती है, किसी को वहाँ पे हरकत करने का मौका नहीं मिलता। और ये जितनी बड़ी ये स्लाइड थी और जिस नेचर की ये स्लाइड थी, उसमें तो किसी को बिल्कुल ही मौका नहीं मिला, तमाम लोग इसके नीचे आके दब गए थे। दूर एक सेंट्री पोस्ट थी, हमारा एक जवान बचा था जिसने बाद में ये बताया कि मैंने एक पहाड़ को ऊपर से आते देखा और हमारे बटालियन हेडक्वार्टर के ऊपर आके गया। ये मैं जरा दिखाऊं कैमरे के जरिए, जो सबसे बड़ा पत्थर आप देख रहे हैं इसको पाकिस्तान बोल्डर कहा जाता है, पाकिस्तान बोल्डर कहते हैं, और ये सबसे बड़ा पत्थर है। इस पर आप देख सकते हैं पाकिस्तान का झंडा भी है। आप देख सकते हैं इसका साइज कितना बड़ा है, और जब ये गिरा होगा और स्पीड में आया होगा, कहा कि चंद सेकंड का वक्त मिलता है, तो कितना डैमेज इससे हुआ होगा। रेस्क्यू और जो सर्च ऑपरेशन था वो भी एक बड़ा तवील काम था, बड़ी मेहनत का काम था। यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद हमें 18 मंथ टोटल जो टाइम लगा, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमने 133 शुहदा की जस्ते खाकी यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर कर लिए। सिर्फ 7 वो लोग थे जिनकी बॉडीज़ आखिर तक नहीं मिल सकी, और
ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये 18 मंथ में जो काम हुआ है, हमारी जो फॉरेन और अपने जो हमने नेशनल टीम्स बुलाई थी, उन्होंने हमें कहा था कि ये कम से कम 10 साल से ज़्यादा का काम है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये इलाका कितना ख़तरनाक होगा जब यहाँ इतने बड़े बड़े पहाड़, ग्लेशियर्स मौजूद हैं और यहाँ पे इनका हेडक्वार्टर होता था। लेकिन ये यहाँ पे क्यों मौजूद है, ये बड़ा अहम सवाल है। ये कोई यहाँ पे अपने शौक के लिए नहीं है, कोई मज़ा करने के लिए नहीं आए, कोई पिकनिक पॉइंट नहीं है। ये पाकिस्तान की हिफाजत करने के लिए यहाँ पर है। पाकिस्तान के शहरी हिफाजत से रहें, दुश्मन उनको मैली आंख से देख ना सके, उसके लिए ये जवान इतनी हार्ड कंडीशंस में यहाँ पर रहते हैं। और मौसम, ये तो हम जून के महीने में खड़े हुए हैं, आप सिर्फ सोचें दिसंबर जनवरी में यहाँ पर फौजी होते हैं। इससे बहुत ऊपर भी जो चेक पोस्ट हैं, इनकी जो पोजीशंस हैं जो उन्होंने ली हुई है, वहाँ पर ये रहते हैं मुल्क का दिफा करने के लिए, ताकि पाकिस्तान के शहरी जो हैं वो आराम से रह सकें। ऑब्वियसली अब यहाँ पे महफूज नहीं था कि वापस हेडक्वार्टर बनाया जाए, इसलिए उसको आपने मुंतकिल कर दिया। अब महफूज जगह पे अब आपका हेडक्वार्टर है और वहाँ पे फैसिलिटीज़ भी बहुत सारी हैं, तो वही फैसिलिटीज़ यहाँ पे सारी थी जी। ऑलमोस्ट उसी तरह का जो है वो यहाँ पे भी सेटअप था हमारा। ये अगर आप अपने दाएं साइड पे देखें तो आपको मुख्तलिफ बोर्ड नज़र आ रहे हैं। इन तमाम बोर्ड्स ये बेसिकली उन बिल्डिंग्स को जाहिर करते हैं। ये वो मकाम है जहां फौजी हेडक्वार्टर मौजूद था, जहां अपनों से कोसों दूर फौजी जवान थे। यहाँ कौम के मुहाफिजों की रिहाइश के अलावा उनके दफातर, असला और तरबियत गाह भी मौजूद थी। यहाँ मौजूद साइन बोर्ड उन इमारतों को जाहिर करते हैं जहाँ कभी जिंदगी थी और अब सन्नाटा। हमने आपको बताया कि 11 का जो वाकया हुआ था उसमें भी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन बड़ा एक तवील प्रोसेस था और उसमें ह्यूमन बॉडीज़ को ढूंढने के लिए जो है कुत्तों का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह की एक प्लाटून यहाँ पर है जिसको कहा जाता है एवलांच डॉग रेस्क्यू प्लाटून, और इसके जो कमांडर, इसके जो इंचार्ज हैं वो इस वक्त हमारे साथ हैं, कैप्टन दलीम। ये हमें ब्रीफ करेंगे कि किस तरीके से होता है। उसके बाद आपको एक डेमो करके भी हम दिखाएंगे कि अगर कोई पार्टी मूव कर रही होती है, उनमें से कोई शख्स मिसिंग हो जाता है, तो किस तरीके से फिर कुत्ते उसको स्निफ करके जो है उनको रेस्क्यू करते हैं और उनको सर्च करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास यहाँ एक एवलांच रेस्क्यू डॉग प्लाटून है जिसका मिशन है कि टू सर्च और फाइंड दी बरीड पर्सन अंडर द स्नो। जब कभी कोई एवलांच या स्लाइड आती है तो उसमें हमारे जो जवान होते हैं या सोल्जर ऑफिसर्स ये मिस हो जाते हैं, तो उसको ढूंढने के लिए फिर हम ये डॉग एम्प्लॉय करते हैं। सही है। जो इसकी तो कौन से इसमें जो है डॉग्स इस्तेमाल होते हैं? इसमें जी जर्मन शेफर्ड डॉग जो है ना वो यहाँ पे इस मौसम के लिहाज से बेहतरीन है। सर देख रहे हैं कि एक पार्टी मूव कर रही है जो कि 5 बंदों की पार्टी है। इसमें एक जो है वो कमांडर है, जो फ्रंट पे चल रहा है वो गाइड है। तो ये अभी पार्टी मूव कर रही है जो कि नज़र आ रही है। मोस्टली जो पार्टी होती है ये हम रात को मूव करते हैं 11 बजे के बाद, ताकि जो बर्फ़ होती है वो साकन हो जाती है और उसमें फिर ये अवलांचेस वगैरह का ये जो खतरे होते हैं कम होते हैं। और ये जब भी मूव करते हैं इसी तरह रोप्स के साथ? बिल्कुल इसी तरह रोप इनके साथ हर एक के साथ अटैच होता है और इस तरह मूव करते हैं। साथ कम्युनिकेशन लाइन होती है जो उनको इंडिकेट करती है कि जी ये रास्ता है, इस रास्ते से जा रहे हैं। अभी एक बंदा जो है ना वो नीचे गिर गया है, बाकियों ने रोप से उसको पकड़ लिया है जी, वो गिर गया जी उनसे, बिल्कुल वो लदा हो गया उनसे। 144 सेंड ओवर रॉजर। अभी जी देखिए आपने एक बंदा हमारा जो है ना वो गिर गया है। तो एवलांच रेस्क्यू का एक डॉग है विद हैंडलर, वो अभी आ रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। और उसका कितना रिस्पांस टाइम क्या होता है जब आपके पास इन्फॉर्मेशन आती है? सर ये 6 से 8 घंटे के अंदर अंदर डॉग्स को जहाँ पे इंसिडेंट होता है वहाँ पहुँच जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको बेस से ही भेजना पड़ता है, वो मुख्तलिफ उनकी पोजीशंस हैं। बिल्कुल। अभी आप देख रहे हैं कि जो हमारा डॉग्स और हैंडलर जो है वो अभी पार्टी कमांडर था उससे पूछ रहा है कि वाकया कहाँ पे हुआ है। सर्च जो है वो एक डॉग के जरिए इन्होंने शुरू कर दी है। ये कुत्ते इनको स्निफ करके बताते हैं कि क्या पोजीशन है और उसके बाद असल में जो डॉग की स्निफिंग पावर है ना वो ह्यूमन से 90,000 ज्यादा है। 90,000 टाइम्स ज्यादा है। जर्मन शेफर्ड जो है ये तलाश में है, जो सोल्जर गिरे हैं वो किधर हैं और उसको अब ये ढूंढ रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि डॉग ने इंडिकेशन कर दी है, डॉग ने इंडिकेशन दे दी है जी कि इधर बंदा है। तो अभी इसके बाद जो पार्टी होगी वो अभी आएगी, देखेगी कि रेस्क्यू करने के लिए जी कि वहाँ पे जो हमारा सोल्जर था वो है कि नहीं। जो डॉग की कैपेबिलिटी है ये तकरीबन अगर जो बंदा लाइव होता है 15, जो सोल्जर अगर लाइव होता है तो 15 फीट तक ये नीचे स्निफ कर सकता है। और अगर खुदा ना खास्ता डेथ हो जाए तो इसकी जो स्निफिंग पावर है वो तकरीबन 6 फीट तक होती है। एवलांच आए उसमें कोई दब जाए या क्रेविसेस जिसको हम गहरी खाई कहते हैं उसमें कोई गिर जाए तो उसके सर्च के लिए जो है बिल्कुल इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल ये देखिए जी, आप देख रहे हैं कि जी जो डॉग ने जहाँ इंडिकेट किया था वहाँ से ही बंदा रिकवर। ये गाइड थे जो सबसे आगे चल रहे थे इस पार्टी को लीड कर रहे थे, आगे थे, फ्रंट पे थे, वो गिरे थे
और उनको जो है अब डॉग ने निशानदेही की है स्निफ करके कि यहाँ पर वो जो है मौजूद हैं, और जो रेस्क्यू टीम थी अब उन्होंने उनको बाहर निकाला है। जी, अभी आप यहाँ पे हमारे जो पार्टी चल रही थी उसके साथ एक नर्सिंग भी होता है जो इसके वाइटल चेक करेगा, देखेगा कि जो सोल्जर है वो जिंदा है या कि उसकी डेथ हो गई है। आपने देखा कि ये डेमोन्स्ट्रेशन हमने दिखाया कि ठीक तरीके से उसने आइडेंटिफाई किया था और इसके बाद जो है रेस्क्यू करना उसको ज़्यादा आसान हो गया, उसमें कम वक्त दरकार था। मुझे ये बताएं कर्नल आमिर कि जो मोटिवेशन लेवल होता है इन फौजियों का, इन जवानों का, वो कैसा होता है, खासतौर पे ये देख के कि 11 का इतना बड़ा वाकया हुआ था, इतना बड़ा सानिया हुआ था, एवलांचेस आते रहते हैं, बड़ी बड़ी खाइयाँ हैं, कैसे अपने आप को मोटिवेट रखते हैं वो? हमारा जो सोल्जर है, पाकिस्तान आर्मी का सोल्जर, वो एक आला तरबियत शुदा है। उसकी दो पहलू पे ट्रेनिंग की जाती है। नंबर एक ये होता है कि उसकी जिस्मानी ट्रेनिंग, उसकी तरबियत, इधर उसके स्किल्स डेवलप करना, उसकी फ़िज़िकल फ़िटनेस को इम्प्रूव करना। दूसरा होता है उसको ज़हनी तौर पे तैयार करना कि वो इस एरिया में आ रहा है और उसको इस लिहाज से तैयार करना। ये जज्बा है पाकिस्तान फ़ौज का इस मुल्क के लिए, पाकिस्तान के शहरियों के लिए कि वो अमन से रहें, मुल्क जो है वो उसकी हिफाजत करें। और यकीनन ये जज्बा, ये मोटिवेशन है जिसकी वजह से वो यहाँ पे ख़ास तौर पे जो ऊंची आपकी बुलंद पोस्टें हैं 20-20 हज़ार फीट, वहाँ पर वो महीनों महीनों गुजारते हैं। जी, आपको ये बताऊं, जो एक ट्रेंड माउंटेनियर होता है वो जो 17,000 प्लस हाइट्स पे कुछ घंटों के लिए या मैक्सिमम एक दिन गुजारता है और फिर वापस आ जाता है। हमारे सोल्जर्स जो हैं 17,000 अबव जो है वो 3 मंथ से लेके 6 मंथ तक स्टे करते हैं। और आपको ये बताऊं, ये जो हमारी जितनी भी हाइट वाली पोस्ट होती हैं, ये सारे सोल्जर वॉलंटियर होके जाते हैं। हर एक का होता है कि मैं वहाँ पे जाऊँ, टाइम स्पेंड करके आऊँ। ये कमांडिंग ऑफिसर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो कौन से सोल्जर सेलेक्ट करे। फिर वो एट टाइम उसके लिए वो कुरानंदाजी करता है, नहीं मेरे पास वॉलंटियर ज़्यादा हैं, तो वो फिर वो बुझाते हैं। और वहाँ पे जवान का जब टाइम हो जाता है, उसको बुलाया जाता है, वो फिर भी इंसिस्ट करता है कि मैं इधर कुछ और टाइम गुजारूंगा। और वहाँ पे एक रूटीन होती है जो कि हम आपको जब ऊपर वाली पोस्ट पे जाएंगे आपको बताएंगे। वहाँ पे एक जितने भी पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर एक बड़ा माहौल क्रिएट करते हैं, वो वहाँ पे एक लाइवली तरीके से रहते हैं। एक उन्होंने अपनी दुनिया बनाई होती है, उनको ये पता होता है सामने दुश्मन है, हमने इसको फेस करना है। फिजिकली अलर्ट, विजिलेंट होते हैं और उनके ये सारी चीज़ें जो दुनिया उन्होंने बनाई हुई है बुलंदियों पे 17-18 हज़ार 20 हज़ार फीट, वहाँ पर भी आपको लेके जाएंगे किस तरीके से वो रहते हैं। और इंडक्शन जो ट्रेनिंग है वो भी हम आपको दिखाते हैं। सियाचिन में 11 सेक्टर हम विजिट कर चुके हैं, वहाँ आपको दिखाया, यादगार शोधा का विजिट हमने किया और साथ साथ जो स्लाइड आई थी बटालियन हेडक्वार्टर पे, वो भी मनाजिर आपको दिखाए। अब हम आपको दिखाएंगे कि इंडक्शन ट्रेनिंग कैसे होती है। जब एक जवान पाक फौज में भर्ती होता है तो उसकी तो एक बाकायदा ट्रेनिंग की जाती है, लेकिन क्योंकि सियाचिन का मौसम बड़ा मुख्तलिफ है, यहाँ का ट्रेन बड़ा मुख्तलिफ है, इसीलिए एक इंडक्शन ट्रेनिंग की जाती है उन लोगों के लिए जिनको यहाँ पे पोस्ट किया जा रहा है। तो वो ट्रेनिंग आपको दिखाएंगे, ट्रेनिंग सेंटर लेके जाएंगे कि किस तरीके की मुख्तलिफ और मुश्किल ट्रेनिंग उनको दी जाती है ताकि वो इस जगह के लिए सूटेबल हो जाएं। तो आइए हेलीकॉप्टर के जरिए हम वहाँ जाएंगे। जी, अब हम फ्लाई कर चुके हैं और आपको दिखाने के लिए लेके जा रहे हैं कि इंडक्शन ट्रेनिंग कैसे होती है उन जवानों की जिनको जो है पोस्ट पे रखा जाएगा। मैं अपने साथ जो पायलट्स हैं जो कि हमें फ्लाई करके वहाँ पे ले जा रहे हैं, उनमें राइट पर आप देख सकते हैं मेजर रिजवान है और लेफ्ट पे जो पायलट है मेजर हामिद हैं। फ्लाइट हमारी कंफर्टेबल है, इशारे से बता दें। मौसम ठीक है, मौसम जो है वो ठीक है। वैसे तो यहाँ का मौसम बदलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता और बिल्कुल फ्लाई करने से पहले भी इन लोगों ने क्लियरेंस ली थी कि जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ का मौसम कैसा है, तो हमें क्लियरेंस मिल गई है और बमुश्किल 5-10 मिनट की ये फ़्लाइट होगी। मेजर हामिद, ये बताएं कि यहाँ पे नॉर्मली फ्लाई करना कितना मुश्किल होता है, दोनों तरफ बड़े बड़े पहाड़ और यहाँ का मौसम। बेसिकली यहाँ पे जो हाइट है उसमें फ्लाइंग थोड़ी डिफ़िकल्ट है, बट इतनी हमारी ट्रेनिंग हो जाती है कि हम आराम से इधर की जो ना फ्लाइंग हम कर सकते हैं। नॉर्मली जो ट्रेन पायलट्स होते हैं उनको यहाँ पे पोस्टिंग की जाती है ताकि यहाँ की डिफ़िकल्ट टेरेन और हाई एल्टीट्यूड पे आराम से वो सेफली फ्लाइंग कर सकें। यहाँ पे मौसम भी बहुत जल्दी चेंज होता रहता है, तो उस हवाले से आपको हर मरतबा पहले क्लियरेंस लेनी पड़ती है। मौसम यहाँ पे बहुत जल्द चेंज होता रहता है, बट उसमें कि हमारे
यूजुअल भी हम देखते हैं और हमारे जो पोस्टर पे है वो भी हमें बताते हैं कि इस वक्त मौसम यहाँ की क्या सिचुएशन है। तो जब तक मौसम क्लियर नहीं होता हम उस वक्त टेक ऑफ करके मौसम क्लियर होते ही हम जो है ना आगे जितने भी उस पर टेक ऑफ कर जाते। और नॉर्मली हम यूजुअली देखते होते हैं मौसम। हर तरफ बर्फ पोश ग्लेशियर, गैर यकीनी मौसम और मंडलाते खतरात। इस दौरान सर बुलंद पहाड़ों के बीच से गुजरता हुआ फौजी हेलीकॉप्टर। मनाजिर इंतहाई दिलकश, हर तरफ कुदरती हुस्न से मालामाल बर्फ से ढकी चोटियां, लेकिन दुश्मन, गैर यकीनी मौसम और नागहानी आफात के खतरात सब चीजों पर भारी। लैंड करने लगे यहाँ पर, और जैसे मैंने पहले बताया था सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हम नाम नहीं बता सकते कि किस जगह पर हम आके ट्रेनिंग कर रहे हैं, इंडक्शन ट्रेनिंग। मेजर रहमान फ्लाई करके हमें यहाँ पे लेकर आए हैं अपने को पायलट के साथ। बड़ा ही ज़बरदस्त ये राइड थी हमारी, वैलीज में से निकलना, पहाड़ों के दरमियान में से निकलना, मज़ा तो आता होगा, एक्साइटमेंट होती होगी ये उड़ाते हुए। यकीनन एरिया और ट्रेन ऐसा है कि हमें फ्लोन फ्रॉम चाइना बॉर्डर से लेके टिल गवादर में गया हुआ हूँ, सारी एरिया में मैंने फ्लाइंग की हुई है, बट दिस एरिया इज स्पेसिफिकली वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी एडवेंचरस। और ड्यू टू इट्स टेरेन, जिसमें इंक्लूडेड एक ग्लेशियर भी है हमारे पास, इधर रिवर्स भी हैं, और जैसे आपने खुद बताया कि इन माउंटेन्स के अंदर फ्लाई करना काफ़ी एडवेंचर। तो ये लाइट वेट हेलीकॉप्टर है स्पेशली इन एरियाज के लिए और ग्लेशियर्स के लिए? जी बिल्कुल, इसकी स्पेसिफिकली इसी एरिया के लिए डिज़ाइन हुआ है, और इंटरनेशनली भी अगर इसको कंसिडर करें तो यही एरिया है जो कि इतने हाई एल्टीट्यूड्स पर फ्लाई करता है। तो लाइट वेट होने की वजह से ये काफ़ी हाइट पे जाके हम लैंडिंग्स करते हैं। ट्रेनिंग कैंप पर हम पहुंच चुके हैं। मेजर मुराद यहाँ पर हमें ब्रीफ करेंगे कि कौन कौन सी ट्रेनिंग्स होती हैं यहाँ पर और वो क्यों ज़रूरी हैं। सोल्जर्स यहाँ पर डिप्लॉय होते हैं तो कितने अरसे की ट्रेनिंग होती है जिसके बाद उनको मूव किया जाता है आगे? इधर जो भी जवान आते हैं या जो भी ऑफिसर्स आते हैं, जो भी सोल्जर्स आते हैं, सियाचिन में आगे वार जोन पे इंडक्ट करने से पहले उनको 4 हफ्ते की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें पूरी टेक्निक्स, माउंटेन क्राफ्ट, उनकी फिजिकल एक्सरसाइज, एंड्योरेंस, कॉम्बैट मेडिक, इस तरह की सारी टेक्निक्स उनको सिखाई जाती है। मुझे ये बताएं, ये बड़ी मुश्किल लग रही है और मैं फिजिकली आप जितना या आपके जो जवान है उतना स्ट्रांग नहीं हूँ, लेकिन मैं कौन सी ट्रेनिंग कर सकता हूँ इनमें से? आपको इंशाल्लाह हम क्रेविस क्रॉसिंग भी कराएंगे। चलें, लेट्स ट्राई। चलें जी, आए देखते हैं जाके डिटेल में कि ये ट्रेनिंग्स किस तरीके से कंडक्ट की जाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपकी तवज्जो नीले झंडे यानी पार्टी मूव की तरफ मबजूल कराना चाहूँगा, जहाँ पर 6 जवान पार्टी तिलावत और दुआ के बाद मूव कर रही है। स्लाइड एरिया से जब भी पार्टी मूव करती है, तमाम जवानों को पार्टी में चलते हुए इतना अलर्ट होना चाहिए कि वो किसी भी किस्म के हादसात से निपटने के लिए तैयार हो और अपनी जान बचा सकें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पार्टी कमांडर को जो ही स्लाइड की आवाज़ सुनाई दी तो तमाम जवानों को पीछे लेकर भागा। अभी पार्टी कमांडर ने अपने आप को रस्सी से हुक किया और हुक करने के बाद वो आगे स्लाइड एरिया को देखने के लिए मूव कर रहा है। स्लाइड एरिया से गुजरने के बाद पहला जवान सेंट्री ओपी की तरफ ड्यूटी देगा और वो स्लाइड के ऊपर कड़ी नजर रखेगा। इसी तरह कमांडर ने एक एक जवान को स्लाइड एरिया से क्रॉस करवा रहा है। आपको ट्रेनिंग्स दिखाते हैं यहाँ से और करीब से दिखाते हैं कि कौन सी ट्रेनिंग अभी आप हमें दिखाएंगे? ये अभी जो एक्टिविटी आपको दिखाई जाती है, ये एक्टिविटी रिलेटेड है खासकर सियाचिन और ग्लेशिएटेड एरिया में। सियाचिन ग्लेशिएटेड एरिया में मुख्तलिफ किस्म के क्रेविसेस होते हैं जिनको हम कोशिश करते हैं बाईपास करते हैं। कुछ क्रेविसेस ऐसे होते हैं जिनको बाईपास नहीं किया जा सकता, तो उन क्रेविसेस के ऊपर रस्से की मदद से जवान उसको अपने आप को रस्से के साथ टाई करके उस एरिया को क्रॉस करते हैं। इस पूरी एक्टिविटी को कहते हैं क्रेविस क्रॉसिंग। अभी हम आपको इसको प्रैक्टिकली आपको इसको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे। दूसरा इंडिविजुअल जो आपको नजर आ रहा है क्रेविस क्रॉसिंग किए, उसने अपने आप को रस्से के साथ बांधा हुआ है। मुसलसल मुख्तलिफ सख्त किस्म की ट्रेनिंग दिलवाने के बाद जवान एक इस हालत में आ जाता है कि वो अपने हाथों को छोड़ के उस अपनी बॉडी को रस्सी के ऊपर एडजस्ट करता है और फिर इसी तरीके से अपने आप को आगे की तरफ पुल करके जिस तरह आपको नजर आता है। अभी ये एक्टिविटी दिखा रहे हैं कि फॉर एग्जांपल अगर कोई रास्ते में कोई जवान रास्ते से नीचे वो हो गया तो उसके साथ डीरिंग के साथ वो पहले से बांधा होता है। वो दिखाना चाहता है कि कितना मजबूत और कितना मजबूती से वो रास्ते के साथ हुक हुआ है। सियाचिन में क्रेविसेस उनका साइज भी डिफरेंट होता है, ये वेरी करती हैं 30 to 40 फीट 50 फीट। वो इतनी गहरी खाइयाँ होती हैं कि खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो तो बहुत ही बुरे उसके नताइज होंगे। उसमें जो खाई की डेप्थ है वो एट टाइम ये होता है कि पता भी नहीं होता, इतनी गहरी होती है उसका। ये जो इस वक्त आप एक्सरसाइज देख रहे हैं ये उस वक्त काम आती है जब कोई शख्स इंजर्ड हो
और उसको लेके नहीं जा सकते, तो उसकी किस तरीके से मदद की जाती है क्रेविस क्रॉस करने के लिए, यानी कि कोई गहरी खाई हो वो क्रॉस करने के लिए, तो वो हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। एक शख्स जो है वो रस्सा लेके जा चुका है, अब आप दूसरा देखेंगे कि शख्स पीछे स्ट्रेचर में किस तरीके से आएगा। जिस पहाड़ पर इस वक्त हम चढ़ रहे हैं, आपको ट्रेनिंग दिखाने के लिए, ये कोई आसान काम नहीं है, स्पेशली हम जैसे लोगों के लिए जिनकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती। यहाँ पे जो फौजी हैं वो आप सोच सकते हैं कि ये ठंडे मौसम में भी यहाँ पे ट्रेन होते हैं और फिर ऊंचाई पे भी जाते हैं। इस वक्त रमज़ान का महीना है, ये तमाम जवान जो इस वक्त आपको ट्रेनिंग करते हुए दिखाएंगे, इस पहाड़ से जो चढ़ के गए हैं वो रोज़े से हैं। बड़ी मुश्किल से पहाड़ तो हमने चढ़ लिया है, हमें ये अंदाज़ा हो गया कि स्टेमिना हमारे में बिल्कुल नहीं है, एक्सरसाइज करने की हमें ज़रूरत है और शायद कुछ ट्रेनिंग यहाँ से भी हमें मिल जाए। लेकिन हम चाहते हैं कि एक क्लोज व्यू आपको दिखाए जो यहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है। तो मेजर मुराद हमें एक्सप्लेन करेंगे कि क्या करेंगे इसमें, ये ट्रेनिंग में। अच्छा, ये अगली एक्टिविटी जो जिसका हम अभी आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देंगे ये है रैपलिंग का। इसमें सियाचिन या ग्लेशिएटेड ट्रेन में जिस तरह वर्टिकल क्लाइंब होती है, इस तरह अमूदी चढ़ाई होती है, उसके ज़रिए उसके ऊपर किस तरह रस्सों की मदद से नीचे आते हैं। और ये ट्रेनिंग है, आप सोचे जब ये 18,000 20,000 फीट की बुलंदी पे होते होंगे और वहाँ पर 130 150 फीट के जब ये पत्थर से नीचे उतरते हैं किसी और को लेके, वो क्या जज्बा, क्या मोटिवेशन होती होगी कि अपने साथी का भी ख्याल करना है। और वाकई जिस जगह पे ऑक्सीजन नहीं होता, सांस लेना मुश्किल होता है, वहाँ पे ये काम करना, हैट्स ऑफ टू देम, सलूट है इनको, सलाम है इनको। वेरी गुड मुराद साहब, बड़ी ज़बरदस्त आपके जवानों ने जो है ट्रेनिंग करके दिखाई है। और जब वो नीचे उतर रहे थे मुझे जो है यहाँ पे घबराहट फील हो रही थी कि कैसे होगा, लेकिन उन्होंने हमें करके दिखाया। ये इवेंट जो है वो ये असेंडर डिसेंडर की एक्टिविटी है, जिसमें वर्टिकल क्लिफ के ऊपर एक जवान किस तरह अपने आप को असेंडर के थ्रू या डिसेंडर के थ्रू अपने आप को हुक किया होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो असेंडर के थ्रू नीचे उतरता है और असेंडर के थ्रू ऊपर उठता है। ये अगली एक्टिविटी जो हम आपको दिखा रहे हैं ये जेट पुली है। इस टेक्निक में जेट पुली एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसको इस्तेमाल करके कम जोर के साथ ज़्यादा इक्विपमेंट या ज़्यादा लोड ऊपर की तरफ खींचा जा सकता है। अभी जैसे आप देख रहे हैं इंडिविजुअल ऊपर रेडी खड़ा है, वो नीचे रिपेलिंग करके नीचे आएगा। नीचे खुदा न खास्ता कोई इंडिविजुअल, अभी हम ये डिपिक्ट करें कि एक जवान जो कि क्रेविस में गिरा हुआ है, जख्मी हालत में, खाई में गिर गया, खाई में गिरा हुआ है, उसको किस तरह से अपने साथ एंकर करके ऊपर ले जाएगा, इस पूरी एक्टिविटी को आपको इधर इस जेट पुली के थ्रू दिखाया जाएगा। मुराद पारामीर, बिस्मिल्लाह। जहानत, फौलादी जिस्म, आला तरबियत, जज्बा ईमानी और शौक शहादत, ये सब खूबियां मिलाकर तैयार होता है एक पाकिस्तानी सिपाही जो तैनात है सियाचिन ग्लेशियर के महाज पर। ये जो ट्रेनिंग अभी हमने आपको दिखाई, ये लोग वो हैं जो ऑलरेडी ट्रेंड हैं, लेकिन आज यहाँ पे एक नया यूनिट भी आया है। लेफ्टिनेंट कर्नल जहांगीर साहब का यूनिट यहाँ पे पहुंचा है। अब इन लोगों को भी इस ट्रेनिंग के मराइल से गुजरना पड़ेगा। तो हम जहांगीर साहब से जरा बात करते हैं। ये आपके जवान यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आए हैं, मोटिवेटेड है, मोराल हाई है, क्योंकि बड़े मुश्किल काम लग रहा है ये। अल्हम्दुलिल्लाह मैदानी इलाकों में मेरी यूनिट ने बअहसन तरीके अपनी ड्यूटी को सरअंजाम दिया और आज हमने सियाचिन की वादियों में कदम रखा इस अज़म के साथ कि हमने अपने मुल्क के चप्पे चप्पे की हिफाजत करनी है। और मेरा हर जवान इस अज़म के साथ यहाँ मौजूद है कि इस ट्रेनिंग को बअहसन तरीके से करेगा। और इनका मोराल आप ख़ुद इनसे पूछ सकते हैं कि इस वक्त ये किस मोराल में। कैसा है मोराल जवानों? ट्रेनिंग करोगे ये वाली? आइए जरा जवानों से भी बात करते हैं। जी खिजर, तैयार हैं आप ये करने के लिए? बड़ा मुश्किल काम लग रहा है, आसान नहीं है। इंशाल्लाह तैयार है, हमारी ट्रेनिंग अभी शुरू हो रही है आज से और इंशाल्लाह हम तैयार हैं, हम भी डेमो देंगे। हौसले बुलंद हैं आपके? इंशाल्लाह बिल्कुल। डरेंगे तो नहीं सियाचिन के पहाड़ों से? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, फौजी हैं। जबरदस्त, फौजी हैं तो डरेंगे कैसे। जी हमजा साहब, आप तैयार हैं ये करने के लिए? आपके साथी तैयार हैं? बिल्कुल सर, इंशाल्लाह हमारे कर्नल साहब रात दिन मेहनत कराई और इंशाल्लाह हम यहाँ प्रूव करेंगे कि हम पाकिस्तान आर्मी के जवान हैं और हर मुश्किल से निपटना जानते हैं और इंशाल्लाह ये करेंगे। इतने बड़े पहाड़ पे चढ़ना और फिर वहाँ से उतरना, बिल्कुल सर ये बहुत ही आसान है हमारे लिए। मुश्किल बहुत नजर आ रहा है मुश्किल, लेकिन इंशाल्लाह हम इसको आसान करके दिखा देंगे और इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह आपकी ट्रेनिंग अच्छे से हो और आप तैयार हो जाएं। लेकिन जाने से पहले एक नारा तकबीर जरूरी है। जिंदाबाद
जिंदाबाद। 11 सेक्टर का विजिट हमने आपको करवाया और साथ साथ दिखाया ट्रेनिंग कैंप में किस किस्म की ट्रेनिंग्स होती हैं, कैसे जवानों को तैयार किया जाता है सियाचिन की जो फॉरवर्ड पोस्ट है वहां पे डिप्लॉय करने से पहले। अब हमारा भी वक्त आ गया है उन पोजीशंस पे जाने का, उन फॉरवर्ड पोस्ट पे जाने का। 16,000 फीट बियॉन्ड हम जाएंगे और देखेंगे कि वहां पे जवानों का रहन सहन क्या होता है, कैसे वो वहां पे टाइम स्पेंड करते हैं। इतने हार्ड एरिया में सर्व करना कितना मुश्किल होता है, जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम है, जहाँ पे ब्लिजर्ड्स है, तेज हवाएं चलती हैं। ये तमाम मुश्किलात है जिनका सामना उनको करना पड़ता है। यही मुश्किलात 1-2 दिन के लिए हमें भी बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। खतरा जरूर है लेकिन एक्साइटमेंट का लेवल उससे बहुत ज्यादा है। फॉरवर्ड पोजीशंस पे जाने के लिए हम तैयार हैं। 16,000 फीट की बुलंदी पर हम आ गए। जून का महीना है लेकिन यहाँ पे स्नोफॉल हो रही है। आपने दुश्मन के इलाके में घुसकर उसके मुतालिक आम मालूमात हासिल करनी है। अल्लाहू अकबर। रात होने वाली है तो हम भी कुछ वक्त गुजारेंगे इस इग्लू में इनके साथ। बीबी शीरीनी जड़ गोले रबान दिवा चवा सुरशाल जोड़ला सोना बीबी शीरीनी। डिटेल पोजीशन फायर।